आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन हो, कुछ ना कुछ दोनों को एक्सचेंज में मिले। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट. So let's start with the first slide. So let's first of all some introduction. So what is the meaning of consideration? It is the exchange of promises. Quid pro quo. Quid pro quo एक लैटिन टर्म है, इसको यूज किया जाता है आपने मुझे दिया, मैं भी आपसे ले रही हूँ, आपके किसी फेवर के बदले में ऑल्सो गिविंग यू सम फेवर, इसको बोलते हैं क्विड प्रो को. तो ये है कंसिडरेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है लास्ट क्लास में. लेकिन ये जो प्रॉमिस है ये दोनों तरफ से होगा. एक पर्सन कुछ प्रॉमिस कर रहा है, दूसरा उसे रिटर्न में कुछ देगा. ठीक है, आप एक पर्सन पार्टी कुछ करेगी तो दूसरी पार्टी भी कुछ करेगी. दिस इज नोन एज क्विड प्रो को. ठीक है, ओनली सच अ प्रॉमिस व्हिच इज मेड इन रिटर्न ऑफ समथिंग फ्रॉम द प्रॉमिस शैल बी एनफोर्सेबल. सो इफ आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल टेक यू टू a restaurant, so I should also get something in return. If I'm not getting anything in return, that will not make a contract. If you are giving me something, आपको मैं रेस्टोरेंट लेके जाती हूँ, आपने कहा कि नेक्स्ट वीक मैं तुझे मूवी दिखाऊंगी, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, क्योंकि हम दोनों को ही, मैं अगर कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ तो बदले में मुझे भी कंसिडरेशन कुछ मिल रहा है. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ मिल रहा है. ठीक है, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विल बी एनफोर्सेबल इन विच देयर इज अ कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ दी पार्टीज. क्लियर है? अब देखिए सेक्शन 2D में डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी गिवन है हमारे सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है वो है प्रॉमिसर, जिसको कर रहे हैं वो है प्रॉमिसी. ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी तो मैं एम प्रॉमिसर, जिसको लेके जाऊंगी वो है प्रॉमिसी. सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द, मेरे डिजायर पर, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, द अदर पार्टी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग. तो मेरे डिजायर पे अगर वो पर्सन, सेकंड पर्सन कुछ करता है या फिर कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ये काम ना करे. ठीक है, तो दोनों चीजें आएंगी, या तो कुछ करे या वो कुछ ना करे. और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो हम तीनों टेंसेस की बात कर रहे हैं. तो उसने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो या ना किया हो, अभी कुछ ऐसा करेगा या नहीं करेगा, या फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस किया है उसने मुझे कि वो फ्यूचर में मेरे लिए कुछ ऐसा करेगा या फिर मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं करेगा. सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. तो मेरे प्रॉमिस के बदले में मेरी डिजायर पे अगर प्रॉमिस ही मुझे कुछ करता है, मुझे कुछ कंसिडरेशन में देता है, या फिर कुछ कंसिडरेशन में मेरे डिजायर पे वो कुछ नहीं करता है, या तो पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो उस कंसिडरेशन को, उस एक्ट को हम बोलते हैं कंसिडरेशन. ठीक है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कंसिडरेशन के बिना एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो इट इज एन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन. अब देखिए कंसिडरेशन भी अलग अलग तरीके की हो सकती है. तो एक वैलिड कंसिडरेशन जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, उस कंसिडरेशन को वैलिड करने के लिए भी क्या क्या चीजें रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, अब वो हम देखते हैं. तो ये सारी चीजें जो हम इस पॉइंट में, इस हेडिंग में पढ़ने वाले एसेंशियल्स, ये सारे आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही मिल जाएंगे. देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. तो यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर कंसिडरेशन मूव्स. ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या होगी? जो कि प्रॉमिसर की डिजायर्ड कोई चीज है, मैं अगर उस पर रेडी हूँ, प्रॉमिसर अगर रेडी है और वो चीज अगर मुझे मिल रही है प्रॉमिस से, तो उसे ही आप कंसिडरेशन मानोगे, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएंगी. फॉर एग्जांपल, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ रेस्टोरेंट ले जाने का, और एक बशर्ते मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक आप मुझे मूवी पे लेकर जाएं. ठीक है, तो लेकिन आप मेरी डिजायर उस चीज को नहीं मान के आपने कुछ और डील रख दी कि नहीं ये तो नहीं होगा, तो हम ऐसा करते हैं शॉपिंग पे चलते हैं. तो क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन होगा? नहीं, ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा. ठीक है, तो अब देखिए इसमें दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव
केस है जिसमें आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर पर ही जो चीज आप रखेंगे देंगे उसको, मेरी डिजायर होनी चाहिए, प्रॉमिसर की डिजायर होनी चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन होगी। किसी और की डिजायर है या जो मैं डिजायर कर रही हूँ वो चीज नहीं है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। सो देखिए डी, a person D has built a market at the request of the collector of the district। तो D एक पर्सन है जिसने कलेक्टर के रिक्वेस्ट पे मार्केट बनाई और बदले में अब उसे क्या मिलने वाला है, जो भी शॉपकीपर इस मार्केट में बैठेंगे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वी विल गिव यू कमीशन, वी विल गिव कमीशन ऑन आवर सेल्स टू D। तो D ने मार्केट बनाया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर और इस मार्केट में बैठने वाले शॉपकीपर्स ने प्रॉमिस किया है डी को, दुर्गा प्रसाद को, कि वी विल गिव यू कमीशन। ठीक है, अब देखिए प्रॉमिसर यहाँ पे कौन है, प्रॉमिस कौन कर रहे हैं, शॉपकीपर्स, दैट शॉपकीपर्स, एंड प्रॉमिस किसको कर रहे हैं, दुर्गा प्रसाद को, मिस्टर डी को। सो promisers are promising to give a commission to Mr. D. D sued the shopkeeper for non-payment of commission। अब देखिए उन्हें बदले में शॉपकीपर्स प्रॉमिसर्स हैं, ठीक है, वो प्रॉमिसी कौन है, दुर्गा प्रसाद। अब शॉपकीपर्स ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको कमीशन देंगे, बदले में शॉपकीपर्स को क्या मिल रहा है ये बताइए, उन्हें मार्केट मिली है जो डी ने बनाकर दी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस केस में क्या होगा अगर डी सू करता है शॉपकीपर्स के ऊपर और शॉपकीपर्स पेमेंट कमीशन देने से मना कर देते हैं, तो कौन जीतेगा इस केस में, कोर्ट का क्या फैसला होगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, शॉपकीपर्स में डिसाइड टू नॉट गिव कमीशन टू डी, क्योंकि जो डी ने मार्केट बनाई है, जो कंसिडरेशन शॉपकीपर्स को मिल रहा है वो शॉपकीपर्स की डिजायर पे नहीं मिला है। ठीक है, शॉपकीपर्स को बनाया ही वो मार्केट मिला है। डी ने जो मार्केट बनाया है इट इज बिल्ट ऑन द रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर, नॉट द शॉपकीपर्स। तो प्रॉमिसर कौन है, शॉपकीपर्स, प्रॉमिसी कौन है, दुर्गा प्रसाद। तो प्रॉमिसर्स ने मार्केट, शॉपकीपर्स ने प्रॉमिस किया है कमीशन का, तो उनकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, वो जो डिजायर है वो उनसे डी तक नहीं गई है, वो किससे गई है, कलेक्टर से। तो यहाँ पे ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन में मूव और फ्लो फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब देखिए जिसने प्रॉमिस किया है और जिसको किया है, ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स ने किया मिस्टर वाई को, एक्स ने कहा कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे बदले में ये देना। अब बदले में वाई एक्स को नहीं दे रहे हैं, वाई के बजाय कोई और उनको कंसिडरेशन दे रहा है, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन होगा, हाँ ये वैलिड कंसिडरेशन होगा। तो देखिए प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर का कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो कोई भी कर सकता है, या तो प्रॉमिसी या उसके बिहाफ पे कोई और, ठीक है, और एनी अदर पर्सन। तो ये प्रॉमिसी कोई और भी हो सकता है, प्रॉमिसी कंसिडरेशन प्रॉमिसी पे कर रहा है या कोई और कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसर की डिजायर पर ही होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो इसका भी केस देख लेते हैं। इट इज अ वेरी लैंडमार्क, वेरी फेमस केस, चिन्नैया वर्सेस रमैया। सो चिन्नैया वाज एन ओल्ड लेडी जो अपनी बेटी रमैया को एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर देती है ऑन द कंडीशन कि रमैया हर महीने चिन्नैया के भाई को, मतलब अपने मामा को, रमैया अपने मामा को हर महीने एक फिक्स अमाउंट पे करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है, रमैया है। प्रॉमिसर कौन है, रमैया है, बेटी है जो प्रॉमिस कर रही है अपनी मदर को कि मैं हर महीने अपने मामा को एक मंथली पेमेंट करूंगी। ठीक है, उनके मेंटेनेंस के लिए। अभी यहाँ पे प्रॉमिसर इज रमैया, किसको प्रॉमिस किया जा रहा है, मतलब किसके लिए काम किया जाएगा, ये अंकल के लिए, मामा के लिए। तो मामा इज प्रॉमिसिंग, रमैया इज प्रॉमिसिंग। ठीक है, और रमैया ने बाद में वो पैसे देने से मना कर दिया ऑन द कंडीशन, इस पॉइंट पे कि मुझे वापस बदले में मैं अपने मामा को जो मंथली पेमेंट कर रही हूँ, बदले में मेरे मामा से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या ये केस सही है, क्या
रमैया सही है इन द लॉ? नहीं, क्योंकि जो कंसिडरेशन रमैया को उसके मामा से मिलनी थी, मामा की बजाय उसकी मम्मी ने उसे ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। सो लेटर द रमैया विल लूज द केस एंड चिन्नैया विल विन, कि चिन्नैया कैन transfer the consideration on behalf of his brother to her sister, to her daughter, ठीक है। तो चिन्नैया सी के बजाय अंकल के बजाय कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम चिन्नैया। तो ये एक प्रॉपर वैलिड केस है कि एक वैलिड कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन कोई भी देगा, लेकिन कंसिडरेशन होगा किसकी डिजायर पे? प्रोमिसर की डिजायर पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी कंटेम्पोरेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हमने देखिए इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, या तो आपने पास्ट में जो कंसिडरेशन है या तो पास्ट में हुई है या प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। तो इसमें टाइम पीरियड, कंटेम्पोरेनियस का मतलब है जिस टाइम पे आपका प्रॉमिस हुआ है, क्या उसी टाइम पे आपको कंसिडरेशन मिल रहा है? ये जरूरी नहीं है। सो the time period of consideration does not matter. Consideration can be received in past or in present or for future. For example, मुझे past में या चिन्नैया वर्सेस रमैया केस के लेकर देखते हैं कि पास्ट में मुझे मेरी मदर ने एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे इन कंसिडरेशन, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो नहीं, कंसिडरेशन मेरे पास पहले ही आ चुका है, प्रॉमिस मैं रमैया अब कर रही हूँ कि मैं आपको मंथली पेमेंट दूंगी, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट अब हुआ, लेकिन कंसिडरेशन उससे पहले ही मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड डजंट मैटर। प्रेजेंट का केस भी हम लेते हैं, मुझे किसी ने गुड्स दिए और मैं उसे बदले में पैसे दे रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर का मतलब क्या है कि अभी आप किसी को गुड्स दे रहे हो और उसके बदले में पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो बोथ ऑल द केसेस आर राइट फॉर मेकिंग द कंसिडरेशन अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मे कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। तो कंसिडरेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ करने को ही, कि आप मुझे पैसे देंगे तो ही काम होगा, नहीं, आप मुझे पैसे नहीं भी देंगे, मतलब कोई ऐसा चीज जो नहीं करना भी मेरे लिए कंसिडरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉई काम करते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉई को मुझसे मेरे कंपनी में कुछ फ्लॉज दिखे या कुछ ऐसा लगा कि मेरे ऊपर केस होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ आई एम गिविंग हिम सम मनी कि देखो भैया मेरे ऊपर केस मत करो, तुम इसके बजाय में पैसे ले लो, ठीक है। या फिर तुम ये वाला एक्ट मत करो क्योंकि इसमें लीगल बैटल में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे बेटर है कि उसे बाहर ही सॉल्व करते हैं, उसके बदले में तुम उससे जो चाहते हो 10 लाख 15 लाख जितने भी पैसे हैं तुम वो ले लो। तो ये क्या है? आई एम सेइंग दैट यू डू नॉट परफॉर्म दिस एक्ट। तो मेरा कंसिडरेशन मुझे क्या मिल रहा है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट एक्ट। तो एब्स्टिनेंस, उसका एब्स्टिनेंस इज मेरा कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ काम करना या किसी को किसी काम से रोकना कि तुम ये काम नहीं करो, वो भी दोनों ही कंसिडरेशन का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द essentials for a valid consideration. अब नेक्स्ट है consideration must be something of value and having worth in the eyes of law. तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ में कुछ ऐसा कंसिडरेशन में दे रहे हैं या फिर एक्सचेंज में दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, ठीक है। तो इट शुड हैव वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। देखिए अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारे लिए वैल्यूएबल है बट लॉ की नज़रों में वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मतलब लॉ इकोनॉमिक टर्म्स पे चीज़ों को कैलकुलेट करती है कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके और आपके भाई के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
तो आपको जो प्रॉपर्टी मतलब आपने कहा कि आप मेरा घर ले लो लेकिन मुझे वो गाँव की ज़मीन वापस कर दो, ठीक है? इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और उस जो गाँव की ज़मीन है, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी या बहुत ही कम है। जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र करी है उसके बदले में। सपोज़ आपने यहाँ पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके वहाँ पे सिर्फ़ 10,000 के ज़मीन के लिए आपने 1 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। तो यहाँ पे मतलब ये जो है इसकी लॉ की नज़रों में इसकी जो वैल्यू है कंसिडरेशन की बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। सो इट हैज़ समथिंग ऑफ वैल्यू। नॉर्मली मतलब जितना आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो उतना नहीं एडिक्वेट प्रॉपर उतना ही मैच ना करे लेकिन कुछ तो हो कंसिडरेशन में, कुछ तो नज़र उसकी लॉ की नज़रों में उसकी कुछ वैल्यू होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट केस इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल। अब कुछ ऐसे कंसिडरेशन को आप प्रॉमिस कर देते हैं सेकंड पार्टी कि जो फिज़िकली ही इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं अफ़गानिस्तान में से जाके आपके लिए बहुत सारे काजू, बादाम, पिस्ते-विस्ते ये सब लेकर आऊँगा, ठीक है? बट क्योंकि तालिबान के रूल के बाद में या फिर वहाँ पे फ्लाइट्स अगर कोरोना के टाइम पे वो बंद हो गई हैं, ठीक है? तो ये एक फिज़िकली इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप वहाँ पे जाकर वो चीज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये होता है फिज़िकली इम्पॉसिबल कंसिडरेशन। अब उसके बाद है लीगली इम्पॉसिबल। जो लीगली ही इम्पॉसिबल हो, उस चीज़ को अगर आपने प्रॉमिस करा है कि आप वो कंसिडरेशन में देंगे, तो वो भी ये क्या होगा? इनवैलिड कंसिडरेशन होगा। अनसर्टेन कंसिडरेशन में होगा जो कि टर्म्स वेग हैं, जिसको प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि आप मुझे कार दो, आप मुझे अपनी कार सेल कर दो और एक रीज़नेबल अमाउंट मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है? तो वो रीज़नेबल अमाउंट मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, किसी और पार्टी के लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। तो दिस इज़ वेरी वेग, ये क्लियर ही नहीं है। क्लियर टर्म्स में आपको बताना चाहिए कि क्या कंसिडरेशन होगा, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी। तो ये होता है अनसर्टेन कंसिडरेशन, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज इल्यूजरी कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे आप एक इमेज दे रहे हैं कि हाँ ये कंसिडरेशन है, प्रॉपर है, मॉनेटरी टर्म्स में सही है, लेकिन वो कंसिडरेशन होनी ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को पैसे दिए कि आपने जो मेरे लिए गवाही दी है, जो भी आपके एक्सपेंसेस जो है, जो भी आपने उस टाइम पे बियर किया है, वो गवाही देने के लिए आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो उसके एवज में मैं आपको इतना पैसा दे देती हूँ, ठीक है? मतलब मैं आपको कंपनसेट कर देती हूँ अगर आप मेरे फेवर में गवाही देंगे तो। लेकिन यहाँ पे ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस पर्सन की पब्लिक ड्यूटी है आपके लिए सही बोला गवाही देना। उसके लिए अगर आप उसे कंपनसेट कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर उस पर्सन ने सपोज इसने गवाही दी, वो आपको सू करे कि इस बंदे ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं गवाही दूंगा सही तो मुझे 1 लाख रुपए देगा, अब ये मेरी गवाही देने के बाद मुकर गया है, तो क्या आप उस पर्सन को सू कर सकते हो? नहीं कर सकते, आप ये केस नहीं जीतोगे। क्यों? क्योंकि ये उस गवाही वाले बंदे की पब्लिक ड्यूटी है, चाहे उसे पैसे मिले चाहे ना मिले, उसे एक ड्यूटी है कि वो सही गवाही दे, ठीक है? तो इस टाइम पे अगर वो गवाही वाला पर्सन सेकंड पर्सन के ऊपर केस भी करता है तो वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है? सेकंड केस इज और प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है, आपने डॉक्टर को फीस पे की है कि भैया ये आपका जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे सर्जरी के लिए आप इसे परफॉर्म कीजिए और उनकी जान बचाइए। डॉक्टर ने कहा है या फिर आपने डॉक्टर को कहा है कि आपका जितना अमाउंट जो भी हॉस्पिटल की फीस है उसके ऊपर मैं आपको 10 लाख रुपए और दूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे इस पेशेंट को बचा दीजिए। तो क्या अगर डॉक्टर सपोज अगर वो बंदा बच जाता है तो डॉक्टर क्या उस पर्सन के ऊपर केस कर सकता है अगर वो पर्सन ऊपर से वो 10 लाख रुपए नहीं देता तो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर की ड्यूटी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज ही देनी है,
ऐसा नहीं है कि आप इतने दोगे तो इतना और इतने दोगे तो इतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे, नहीं। आप एक प्रोफेशनल हो, आपकी जो फीस है वो फीस आपको मिल रही है तो आप उसमें अपनी बेस्ट सर्विसेज दोगे। ऐसा नहीं है कि कोई वेल्दी पर्सन है तो उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हो, नहीं। ये आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है टू परफॉर्म योर बेस्ट ड्यूटी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अपनी प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, उसी ऑब्लिगेशन के ऊपर आप उस पर्सन से, दूसरी पार्टी से और ज्यादा पैसे नहीं चार्ज कर सकते हो। सो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रॉपर एडिक्वेट हो। जैसे कि मैंने अगर किसी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी या फिर मैंने जो कार खरीदी थी उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख की है, लेकिन मैं अपने किसी नोन में उसको 50,000 की वैल्यू पर उसे ट्रांसफर कर देती हूँ कि भैया आप मुझे 50,000 दो और मेरी कार ले लो, पुरानी है, मुझे क्या करनी है, किसी और को दूंगी, इससे अच्छा है तुम्हारे काम आ जाएगी। तो क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन होगा? यस। दो कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। तो मैं 2 लाख की कार जिसकी मार्केट वैल्यू आज 2 लाख, अगर मैं किसी और को देती हूँ 2 लाख में, तो मैं फिर भी 2 लाख की बजाय उसे कम कंसिडरेशन पे दे रही हूँ, तो भी क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? हाँ जी, ये वैलिड कंसिडरेशन है। अगर मैं जिसको मैंने कार दी है वो मुझे 50,000 नहीं देता, तो मैं उसके ऊपर सू कर सकती हूँ, या फिर जिसने मुझे 50,000 दे दी, अगर मैं उसे कार नहीं देती हूँ तो वो मेरे ऊपर सू कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में कंसिडरेशन बहुत कम मिल रही है, लेकिन वो कंसिडरेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन कितनी दे रहे हो ये मैटर नहीं करता, बशर्ते कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल ना हो, और दूसरी चीज कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर एक्सचेंज। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही आप 2 लाख की कार किसी को 2-3 हजार में दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो या 1 लाख में दे रहे हो, तो वो चीज समझ में आती है। लेकिन आप उसे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में दे रहे हो, किसी को 1,000 में दे दिया, 2,000 में दे दी, तो क्या है, यहाँ पे कोर्ट देखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर एक्सचेंज की प्रॉपर एक्सचेंज पूरी कंसेंट से हुआ है कि नहीं, सेकंड पर्सन को फोर्स तो नहीं किया गया कि आपको इतने सस्ते दाम पे देना है, नहीं तो आपकी जान को खतरा है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये हमारा कोर्ट का काम है ये देखना, ये ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एक्सचेंज डॉक्ट्रिन, कि जो एक्सचेंज हुआ है वो फेयर हुआ है कि नहीं। और अगर कंसिडरेशन बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसे देखना कि क्या जिस पर्सन ने वो प्रॉमिस किया है वो एक गुड को ट्रांसफर करने का, क्या उसकी प्रॉपर कंसेंट थी, क्या वो फ्री कंसेंसस ने काम किया था, कोई और उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था, कोई फोर्सफुली तो उसने ये चीज नहीं की, किसी और का फोर्स तो नहीं था, किसी की धमकी तो नहीं थी। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर एक्सचेंज, ठीक है। सो कंसिडरेशन may not need not be adequate, but it should be there and it should be fair, ठीक है। ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। नाउ, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, दोनों में देखो डिफरेंस है। एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर चुके हैं, कंसिडरेशन हम अभी कर रहे हैं। तो एक पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एक पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, दोनों में फर्क है। और जो फर्स्ट केस है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में होगा, पहली पार्टी या दूसरी पार्टी, ये जिन भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आती है तो थर्ड पार्टी इज स्ट्रेंजर। अगर 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों में से ही, दोनों के ही राइट्स बनेंगे, दोनों की कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर सू कर सकते हैं, दोनों को ही रेमेडीज अवेलेबल होंगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर्स आर ऑल्सो अलाउड। जैसा कि हमने चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में पढ़ा था, स्ट्रेंजर वर, वो जो अंकल थे वो स्ट्रेंजर थे, ठीक है। तो आपके जो जो अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन मदर एंड डॉटर हुआ था, और जो अंकल थे वो स्ट्रेंजर थे, ठीक है। तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन थी। बट अगर आपके और किसी और के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और थर्ड पार्टी आपको सू करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रैक्ट वो सू नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन।
नाउ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम अब जो पढ़ रहे हैं पूरी स्लाइड में, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, ठीक है। स्ट्रेंजर ऑफ कंसिडरेशन वी हैव डन, अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट टर्म को लेकर आ रहे हैं चैप्टर में। इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट टर्म में लिखा है, इट इज देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन जो पार्टीज हो रहा है, सिर्फ उन्हीं के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक डॉक्ट्रिन है जिसमें आउटसाइडर पार्टी के ना कोई राइट्स हैं, ना कोई ऑब्लिगेशंस हैं, ना ही उन्हें कोई रेमेडीज अवेलेबल हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, प्रिविटी का मतलब है प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है वो ही लोग उसके अंदर पार्टीज हैं, और कोई उसके अंदर पार्टी नहीं होगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अब उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, जहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और जो पावर्स या ऑब्लिगेशंस हैं या फिर जो सू पावर है, रेमेडीज हैं, वो थर्ड पार्टी को भी अवेलेबल है। अब ये देखिए, फर्स्ट एक्सेप्शन इज वेयर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट इज क्रिएटेड। अब देखिए, अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक फ्रेंड को पैसे दिए और उन्हें कहा कि अगर फ्यूचर में या फिर अगर मुझे सपोज मुझे कैंसर है और मुझे कुछ हो जाता है तो पीछे से मेरे बच्चे का फ्यूचर में ध्यान तुम रखना, ठीक है। तो उस ट्रस्ट पे मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है। तो जैसे अगर मुझे कुछ होगा तो उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी मेरे बेटे का ध्यान रखना। और इन केस इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो क्या मेरा बेटा उनके ऊपर सू कर सकता है? यस। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी विल नॉट वर्क। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वेयर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, या तो आप बोल रहे हैं या तो आप उसे राइटिंग में दे रहे हैं या फिर इम्प्लाइड है। आपको पता है कि आप चाहते हो अपने फ्रेंड से कि भैया आपके जाने के बाद में वो आपके बेटे का ध्यान रखे, तो वहां पे कोई ट्रस्ट क्रिएट हुआ है। उस केस में भी जो आपका बेटा है, अगर उसकी देखभाल नहीं की जाती थी तो वो उस पर्सन के ऊपर सू कर सकता है, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन इज एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर लिखा है ए, बी और सी तीन पार्टी हैं, दो पार्टीज ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने कहा है कि अभी मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, फ्यूचर में आप मुझे ये देने की बजाय मिस्टर सी को ये पैसे रिटर्न कर देना, क्योंकि ए इज लायबल टू पे सम अमाउंट टू सी, ठीक है। तो ए ने बी को कहा है कि ये पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, फ्यूचर में 1 महीने के बाद ये पैसा मुझे देने के बजाय सीधा सी को देना। अब कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्नॉलेज किया गया है कि थर्ड पार्टी विल बी देयर इन फ्यूचर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन ए एंड बी और पेमेंट मिलेगी थर्ड पार्टी को, तो आपने एक्नॉलेज किया कॉन्ट्रैक्ट में ही कि थर्ड पार्टी को आप पैसे देंगे। तो वहां पे क्या होगा, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर विल बिकम पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी काम नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड है एक्सेप्शन, लॉ ऑफ एजेंसी। अब देखिए, आपका प्रिंसिपल और एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एजेंट कुछ गलत करता है, ठीक है, एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच करता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इट विल बी द प्रिंसिपल। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में। लेकिन अगर एजेंट कुछ गलती करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पर भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये और अच्छे से हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स और बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये हम करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, ठीक है, हमारी 5th क्लास में। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट में ही जो अपने राइट्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी को मेंशन कर रहे हैं कि ये जो मेरे राइट्स हैं थर्ड पार्टी को मैं दे रही हूँ, तो उस केस में भी क्या होगा, क्या वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन काम आएगा? नहीं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में बता रहे हैं भैया थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल, थर्ड पार्टी के पास मेरे सारे राइट्स हैं, आप उसको कंसिडरेशन में जो भी देना चाहते हो तब देना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी विल नॉट बी, दो he is a stranger to a contract at present, but in future the doctrine of privity will not work, okay. Fifth exception is Contract Labor Act of 1970। अब देखिए, यहाँ पे एक
बिल्डर ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया ये हमारी बिल्डिंग को टाइमली बनाओ और इसके बदले में बिल्डर आपको पैसे देता है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारी लेबर रखी है इस काम के लिए। अब क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पैसे तब देगा जब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया लेबर को, तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर। बट अगर बिल्डर ही कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देगा और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पैसे नहीं दे पा रही, तो लेबर किसको सू कर सकते हैं, सीधा बिल्डर को, बिकॉज बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हुआ है, बट यहाँ पे सू आप किसको कर रहे हो, थर्ड पार्टी को, बिल्डर को, ठीक है। यस, सो this topic is over here. Let's move to the next topic, which says that there is a rule of no consideration means no contract. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल रूल इज नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नो कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो अब इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड, द एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आप लोगों को अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। पापा को बात करते यार, बात करते हरमन चुप, देखिए आप जो बुक ले सकते हैं वो रजनी जगोटा। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल रूल है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे पहला एक्सेप्शन है व्हेन अग्रीमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखिए अब ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है, मैं अपनी मदर को या मेरी मदर मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या उस केस में कोई कंसिडरेशन मेरी तरफ से जा रहा है, नहीं। क्यों, बिकॉज इट इज आउट ऑफ नेचुरल लव, ठीक है। बशर्ते जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि फादर ने अपने बेटे को कार या फिर मैंने अपने बेटे को कार गिफ्ट करी है, तो वो भी आउट ऑफ नेचुरल लव था। लेकिन क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं अपने बेटे को कार नहीं देती तो क्या मेरा बेटा मुझ पे सू कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन उस केस में वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन नहीं है बट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इफ ऑल दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये चारों चीजें फुलफिल होती है तो ही जो है मेरा बेटा मेरे ऊपर सू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो उसे कंसिडरेशन बिना किसी कंसिडरेशन वाले इस अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, पहली चीज इट शुड बी एक्सप्रेस इन राइटिंग। आप राइटिंग में देंगे, राइटिंग में होना चाहिए कि यू आर गिविंग अ गिफ्ट ऑफ कार टू योर सन एंड योर सन इज एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। तो
प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में वो राइटिंग में होना चाहिए एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। तो वो एक स्टैम्प पेपर, अगर आप कुछ भी लॉ में रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो एक स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, ठीक है ना, जिसपे लिखा होता है 5 रुपए 10 रुपए, इस तरीके के स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब आपने उसे लॉ में रजिस्टर भी किया है। एंड दिस अग्रीमेंट इज मेड ओनली आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूर के अपने किसी और कारण से, मतलब लव और अफेक्शन नहीं है, बट किसी और कारण से आपने किसी को कोई चीज ट्रांसफर करी है, नहीं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लव और अफेक्शन होना चाहिए। और यू हैव ट्रांसफर्ड समथिंग और समथिंग, सम एसेट और प्रॉपर्टी टू अ पर्सन हु इज इन अ नियर रिलेशन टू यू, ठीक है। तो बहुत ही पास के आपके रिलेशन में वो पर्सन होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये चारों अगर चीजें फुलफिल होती हैं तो ही जो अग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन इज अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो दोस्त हैं, बी ने पास्ट में कभी ए के लिए कुछ किया था, या फिर जब वो बी को कभी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी और ए ने पास्ट में कभी उसे 50,000 रुपए दिए थे, तब बी के पास कुछ भी नहीं था। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि पास्ट में जो भी सर्विसेज तुमने मुझे दी, 50,000 जो रुपए दिए, अब मैं मंथली उसे 10-10 हजार करके 5 महीनों में उसे पे कर दूंगा। तो क्या यहाँ पे अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज थी, मतलब उसे मिस्टर ए को आपसे कुछ फ्यूचर में पैसे नहीं चाहिए थे, वॉलंटरी थी, वो चाहता था देना, आपने उससे कभी मांगी नहीं थी, वॉलंटरी सर्विसेज थी, अब आप उसको रीपे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन इज अग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं, ए ने बी को कुछ उधार दिया, अब बी को वो पैसा वापस करना था और बी ने वो पैसा वापस नहीं किया एक टाइम बाउंड मैनर में। तो लॉ जो कहता है, लॉ कहता है कि आप 3 साल के अंदर उस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो जितना टाइम पीरियड में उसे पे करना था उतने में नहीं करा, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप उस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। और अगर आप वो 3 साल में केस नहीं करते, उसके बाद आपको कोई रेमेडी, मिस्टर ए को कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, तो आपके पास कोर्ट के लिए आपके पास सिर्फ 3 साल हैं बी के ऊपर केस करने को, ठीक है। तो अब उस टाइम पर भी अगर उस बंदे ने केस नहीं किया मिस्टर ए ने, तो जो बी का जो डेट है, जो बी ने ए को पे करना था, उसको बोलेंगे टाइम बार डेट, कि अब टाइम भी निकल चुका है उस डेट को पे करने का, उसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता। तो मतलब बिल्कुल ये आप कह सकते हो कि बी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है लॉ की नजरों में। उसके बाद अगर बी कहता है कि हाँ, मैं आपको, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं अब तुम्हें अपना ये जो तुम्हारा जो लोन है मैं चुका सकता हूँ, तो क्या उस केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? ठीक है, ये होगा, लेकिन उसके लिए और भी चीजें, क्या क्या चीजों की जरूरत है वो देखिए। पहली चीज, डेट इज अनएनफोर्सेबल ओनली फॉर द रीजन ऑफ बिकमिंग टाइम बार डेट। जो डेट जिसको बी ने कहा है मैं रीपे कर दूंगा, वो जो डेट है वो अनएनफोर्सेबल हो चुका है, मतलब आप कोर्ट में उसके खिलाफ अब जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, टाइम बार डेट है, टाइम भी खत्म हो चुका है कोर्ट का सुनवाई का, ठीक है, 3 साल आपके खत्म हो चुके हैं। तो एक तो वो चीज है, वो हो चुकी है, तो ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा। सेकेंड, ओनली प्रोमिसर इज लायबल फॉर द डेट। अगर बी ने प्रॉमिस किया है मैं उस डेट को चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो सिर्फ बी ही चुकाएगा, बी ही लायबल है, आप उसके फैमिली मेंबर्स को लायबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, और बी ने ये प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा, ऐसा नहीं है कि उसने कहा है कि हाँ मेरे ऊपर उधार है, सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है, वो सिर्फ मान रहा है, लेकिन उसने प्रॉमिस नहीं किया, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट चीज इज, उसने ये चीज, मिस्टर बी ने ये चीज राइटिंग में आपको दी है कि हाँ आप ये
मिस्टर बी इसको हर महीने 10-10 हजार रुपए देकर आपका जो पुराना पिछला उधार है उसको चुकाएगा। तो ये राइटिंग में होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब है, सपोज बी ने कहा है कि ठीक है यार मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, अगर मुझे यहाँ से मेरा एक ऐसा केस चल रहा है, यहाँ से मुझे पैसा मिलता है तो मैं तुझे, अगर मैं उसमें जीतता हूँ तो मैं तुझे पैसे सारे उसके जो भी मिलेंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। तो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी है, लेकिन यहाँ पे अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए इट शुड बी अनकंडीशनल एक्सप्रेशन इन राइटिंग दैट यस आई एम रेडी टू पे योर डेट। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। सिर्फ प्रॉमिसर के लिए वो लायबिलिटी है और ये सिर्फ एक टाइम बाद डेट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड। ठीक है, सो दीज आर द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट एक्सेप्शंस आर कंप्लीटेड गिफ्ट। अब यहाँ पे कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया है, तो उस केस में ये एक कंसिडरेशन के बिना दिया हुआ गिफ्ट है, बट ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन डोनर एंड डोनी। अब डोनर, मैं एक फर्म को, ये एक एनजीओ को मैंने प्रॉमिस किया कि आई विल डोनेट यू दिस गिफ्ट। ठीक है, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगर मैं उसे बाद में ये पैसे देने से मना कर देती हूँ तो क्या ये डोनी मेरे ऊपर सू कर सकता है? यस ही कैन, बिकॉज इट हैज बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो इट शुड बी अ कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट, सिर्फ हम गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीटेड गिफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब आपने गिफ्ट दिया है और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब ये एजेंसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम और डिटेल में एजेंसी वाले जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। और ये जो लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये भी हम अच्छे से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखिए कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनके वैलिड होंगे। ठीक है, अब और एक्सेप्शंस क्या है, रेमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अग्रीइंग टू एक्सेप्ट लेस। अब देखिए यहाँ पे अगर जो प्रॉमिस है, आपने प्रॉमिस किया है एक कुछ किसी चीज को परफॉर्म करने का आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसी ने अपने उस अधिकार को कि हाँ मुझे मिलेगा, उस अधिकार को कम कर दिया है या अपना टाइम पीरियड कम कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो भी कंसिडरेशन उसे मिल रहा था उसने उसे कम कर दिया है, रेमिशन बाय द प्रॉमिसी। तो उस केस में भी ये जो एक्सेप्शन है ये वैलिड होगी। ठीक है, रेमिशन का मतलब है यू हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट लेस। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। अब देखिए जैसा कि कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर चैरिटी का भी हम वही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने कोई चैरिटी में कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है, कोई कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगी बट आपने प्रॉमिस किया है कि हाँ आप यहाँ पे 50,000 रुपये डोनेट करेंगे, और उस देखिए पहली चीज तो उस प्रॉमिस के बेसिस पे अगर जो चैरिटी जो एनजीओ है जहाँ पे आप डोनेट कर रहे हैं उसने कोई और अपनी लाइबिलिटीज ले ली हैं, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ए इज अ कंपनी, कंपनी ने कहा है कि बी इज एन एनजीओ, वी विल गिव दिस मच 50,000 टू मिस्टर बी। ठीक है, अब बी ने क्या कहा, फ्यूचर में उन्होंने बहुत सारी बुक्स और ये सब अपने एनजीओ के लिए परचेज कर ली और कहा कि भैया हमें यहाँ से इस पार्टी कंपनी से 50,000 मिल जाएंगे अगले महीने और वही चेक मैं आपको दे दूंगी। तो मतलब बी ने ऑन द प्रॉमिस ऑफ मिस्टर ए ही हैज टेकन अनदर लायबिलिटी फ्रॉम मिस्टर सी, शॉपकीपर जो जिन्होंने बुक सेल की है। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा बिटवीन द मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। लेकिन सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को कि आई विल गिव यू 50,000 आफ्टर 1 मंथ, बी के ऊपर अब इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसने कोई और कहीं से और कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि ये वाला पैसा वहां पे वो यूज कर सके, इस प्रॉमिस के बदले उन्होंने अपने ऊपर कोई और लायबिलिटी नहीं ले ली। तो इस केस में उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर ए कभी फ्यूचर में मुकर भी जाते हैं तो बी कैन नॉट सू हिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर उस प्रॉमिस के चलते बी ने कोई और लायबिलिटी उठा ली है तो वहां पे बी उनको मिस्टर ए को सू कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन।
अब बताइए कंसिडरेशन चैप्टर में कहाँ कहाँ पे किस किस को क्या क्या डाउट है। 5 आउटलाइन। फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स को सेल करा इन रिटर्न ऑफ सम गुड, इन रिटर्न ऑफ सम मनी, तो आपने गुड ट्रांसफर कर दिया, पैसा अब तक नहीं आया, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे सेक्शंस नहीं बट हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चों, जब आप किसी को किसी चीज के बदले में कुछ दे रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, उसके बदले में आप उसे क्या दे रहे हो, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ परचेज करते हो, तो जो पैसा आप उसे दे रहे हो, तो पैसे को बोलते हैं कंसिडरेशन। रुचि, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। इन कंसिडरेशन, इस कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड नहीं होता, दो पार्टीज हैं, प्रोमिसर और प्रोमिस सी। कंसिडरेशन प्रॉमिस ही देगा। प्रॉमिसर तो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका ये काम करूंगा, तो कंसिडरेशन कहाँ से आएगी? प्रॉमिस ही से आएगी। या तो प्रॉमिस ही से आएगी, या प्रॉमिस ही का कोई और दोस्त या उसका कोई नॉन मेंबर उसे कंसिडरेशन दे सकता है। ठीक है, अनोनिमस। देखिए, बिल्डर और लेबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, कॉन्ट्रैक्टर अब लेबर्स को हायर करता है, तो लेबर नहीं जानते कि बिल्डर कौन है। लेबर किसके कहने पे काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे काम कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कब पेमेंट कर सकता है? जब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा। ठीक है ना? आप किसी आपके आप आसपास में कोई घर बन रहा होगा, तो वहां देखिए, लेबर जानते भी नहीं है कि बिल्डर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर लेबर्स को हायर करता है। और अगर लेबर को पैसा नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसका रीजन होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डर से पैसा नहीं मिल रहा, तो लेबर सफर कर रहे हैं बिल्डर की वजह से। तो बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर थर्ड पार्टी है, लेकिन लेबर डायरेक्ट उनको सू कर सकते हैं, क्योंकि लेबर सफर कर रहा है बिल्डर्स की वजह से। ठीक है, इम्प्लाइड, रितिका, इन योर क्वेश्चन ऑफ इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ट्रस्ट, देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तब बनेगा जब यहाँ पे कंसेंट, फ्री कंसेंट होगी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इट इज अंडरस्टूड इन द सेम मैनर। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं वही चीज सामने वाले को समझ आई, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये भी एक असेंशियल है। ठीक है, तो जब तक वो समझ में चीज किसी को नहीं आएगी, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो वो चाहे इम्प्लाइड हो चाहे एक्सप्रेस्ड हो, दोनों की बात, मन की बात दोनों में सेम होनी चाहिए। जो ये चाहता है प्रॉमिसर, और जो प्रॉमिसी कंसिडरेशन देगा, या जिस तरीके से भी है, मतलब दोनों के बीच में इट शुड बी अंडरस्टूड इन द सेम मैनर बाय बोथ द पार्टीज, ओनली देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको पीपीटी ही दे दूंगी प्रदीप, प्रदीप से। जी मुस्कान, all units will come in first semester exams.
लॉ ऑफ एजेंसी अभी हम नहीं करेंगे, ये हमारा सेपरेट चैप्टर है, उसमें प्रॉपरली हम एजेंसी के रूल्स, बेलमेंट और ये सब कुछ करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। देखिए दृष्टि, अगर 2 बुक्स होंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा, तो इट्स बेटर कि आप एसएल की बुक भी ले लें और ये वाली बुक भी ले लें, ठीक है। हाँ, एमसी कुचल भी आप ले सकते हो जानवी। बिजनेस लॉ की कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, अगर आपको जिसकी भी नॉलेज, जिसकी भी लैंग्वेज इजी लगती है, ठीक है। सो एमसी कुचल, एनडी कपूर, एक कुछ बंसल करके भी है, कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारा लॉ है, जो आपको आसान लगती है, जो आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। रजनी जकोटा भी उसमें से ही एक है, ठीक है। आपको बुक्स कब तक मिलेंगी, ये चीजें रुक लीजिए, मैं ये सारी क्वेरीज आपकी लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो पहला है, यू वांट टू नो व्हेन यू विल गेट द बुक्स ऑफ एसवेल। सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्लाइड्स, आपको लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस 1 साल पुरानी हैं तो आपको लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स पता है, तो आप लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते हो। श्रवण, आई वुड से नो, SQL material should be supplemented by another book, so please buy another book as well, क्योंकि ये लॉ है, अगर आप 2 बुक से रेफर करेंगे तो थोड़ा सा समझना, जितने एग्जाम्पल्स होंगे उतना ही चीज़ों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है, जितने एग्जाम्पल्स होंगे, जितने केस स्टडीज आप पढ़ोगे, उतना ही टॉपिक को आप क्लियरली समझ पाओगे। मुस्कान, आप कोई भी बुक ले सकते हो, क्योंकि ये लॉ का चैप्टर, लॉ का सब्जेक्ट है, लॉ की लैंग्वेज ज़्यादातर बुक्स में सेम होती है, ठीक है। आप कोई भी बुक जो भी आपको इजी लगती है आप पढ़ के देखो। शिव, जो भी आपने नाम बताया शिवदास, अगर ये आपको लगती है इजीली अंडरस्टूड है तो व्हाई नॉट, कोई भी आप बुक ले सकते हो, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए, तो कंसिडरेशन के टॉपिक्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, विच इज़ अबाउट द कैपेसिटी ऑफ पार्टी, चैप्टर 4। देखिए, तो जो अभी तक हमने पढ़े कि एसेंशियल्स क्या-क्या हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पार्टीज
क्या वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देखिए, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ किसी 5 साल के बच्चे के साथ में कि मैं तुम्हें एक कार देती हूँ और बदले में तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, बिकॉज द सेकंड पार्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि कौन-कौन सी पार्टीज कंपीटिंग है। बोथ द पार्टीज शुड बी competent to enter into a contract, only then that contract will be a valid contract, otherwise it will be void ab initio। void ab initio हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। void का मतलब है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई रेमेडीज नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो। और अब इनिशियो का मतलब है स्टार्टिंग से ही वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द कैपेसिटी, there should be the capacity of the parties to contract, to enter into the contract, only then it will become a valid contract। ठीक है, तो हम 3 केसेस 3 पॉइंट के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ कैपेसिटी उस पर्सन की है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो क्या एक जो पर्सन है वो मेजर है कि नहीं है। तो इंडिया में मेजॉरिटी एज क्या है, आप बताइए मुझे। ये स्टूडेंट्स, सो इंडिया में क्या एज है जिसके लिए हम बोलते हैं कि नाउ यू आर अ मेजर। वोटिंग एज क्या है आप लोगों की, बताओ। is कौन competent है, who is considered as major in India। So in India the age of majority is 18। Second is a person who is of sound mind, जो जिसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी हो कि वो चीज़ों को समझ सके और जो रैशनल डिसीजन ले सके। रैशनल क्या होता है, जो कि मेरे लिए सही हो, क्या मैं ऐसा डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हूँ, तो मैं एक साउंड माइंड की पर्सन हूँ। और अगर मेरे पास जो माइंड है वो साउंड नहीं है तो आई एम इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड कैटेगरी है वो लोग जो कि जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई केस चल रहा है या फिर मुझे सजा हो गई है, तो क्या एक ऐसे पर्सन को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कैपेसिटी में होगा वो पर्सन? नहीं। तो लॉ ने उन लोगों को कुछ कैटेगरी के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते, तो उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों केसेस के बाद जो लोग बचते हैं वो लोग हैं इनकम्पिटेंट, ये लोग हैं कम्पिटेंट। ठीक है, तो अभी देखिए फिर इनकम्पिटेंट कौन होगा, दोज हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड फर्स्ट कैटेगरी, दोज हु आर माइनर सेकंड कैटेगरी, एंड थर्ड हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं माइनर के केसेस में कौन कौन से अग्रीमेंट्स वैलिड हो सकते हैं, और अगर किसी कोई माइनर अग्रीमेंट में एंटर करता है तो उसको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उस केस में क्या होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइनर के साथ में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, हु अ पर्सन हु इज ऑफ द एज बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, तो आप में से भी बहुत सारे लोग जो हैं माइनर होंगे। ठीक है, तो आप किसी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो फिर आप लोगों के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर को ये माना जाता है कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि आप सही और गलत या फिर आप एक रैशनल डिसीजन ले पाओ। ठीक है, तो इसीलिए एक माइनर के एग्रीमेंट को वॉइड माना जाता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट and his mental capabilities are not fully developed। ठीक है, so purpose of law, पर्पस क्या है लॉ का, जो जो भी हम माइनर के अभी एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि लॉ का पर्पस है माइनर को बचाना। तो अगर कोई किसी माइनर के ऊपर कोई ऐसा किसी इसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो फंस गया है जहां पे उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाती हैं, तो उस केस में लॉ का काम क्या है, वो हर केस में माइनर को बचाने का काम करेगा। तो जो कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से लॉ जो है माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी अग्रीमेंट से। सो दीज आर द लॉज रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। फर्स्ट इज अग्रीमेंट विद अ माइनर इज void ab initio and in operating against him।
इट इज नॉट इन ऑपरेटिंग, इट इज नॉन ऑपरेटिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो अगर आप किसी माइनर के साथ में कोई अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड हो जाएगा स्टार्टिंग से। अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से ही वो अग्रीमेंट बना है तब से ही वो वॉइड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एंड यू कैन नॉट ऑपरेट अगेंस्ट हिम, इनऑपरेटिव, ये इनऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव अगेंस्ट हिम। तो आप अगर आपने किसी माइनर के साथ में कोई अग्रीमेंट किया है जिसमें आपको कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, आप कोर्ट में सू करते हो कि भैया इसने तो मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था, अब ये पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट क्या कहेगा, भैया आपने माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि भैया हमें तो इतना नुकसान हो गया, इस बच्चे ने तो हमसे इतना पैसा कह के ले लिया, अब हम क्या करें, हमें कम से कम वो पैसे तो दिला दो। कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द माइनर। तो माइनर को जो आपने पैसे दे दिए वो आपका नुकसान है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनर की रिस्पॉन्सिव, अगर वो माइनर नहीं होता वो मेजर होता, तो यहाँ पे वो सारा पैसा मेजर को देना पड़ता, बट क्योंकि आप माइनर हो तो आपके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में एंटर हुए हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फेमस केस है मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष का। एक माइनर ने धर्मोदास से 8,000 रुपए बोरो किए, उधार लिए, और उसने कहा कि देखो ये मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ, मुझे 8,000 रुपए दे दो, जैसे धीरे धीरे करके मैं चुका दूंगा। अब बाद में माइनर ने कहा कि देखो मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे इस पैसों को चुकाऊं, तो प्लीज आप मुझे बचाइए। अब कोर्ट में देखिए, कोर्ट में भी यही हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन माइनर एंड द धर्मोदास घोष, तो ये वॉइड अब इनिशियो है। तो आपने जो इसको 8,000 रुपए दिए हैं, आप वो भी उनसे वापस, बच्चे से, उस माइनर से वापस नहीं ले सकते। तो इसमें लॉस किसका है, जिन्होंने माइनर के साथ में अग्रीमेंट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे माइनर को प्रोटेक्ट, माइनर के ऊपर कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, आपने अगर उसे कुछ दिया है तो वो आपका लॉस है। ठीक है, सो अग्रीमेंट विद द माइनर इज void ab initio and you cannot operate anything against him, and anything is inoperative against him, so आप उसके अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस। सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप जिस पोजीशन में थे आप उसी पोजीशन में वापस आ जाएं। फॉर एग्जांपल, एक माइनर और एक एडल्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एडल्ट ने कुछ पैसे से वापस कुछ पैसे दिए हैं उधार, तो अगर आप किसी केस करते हो कि भैया हमारे पास अब पैसे और नहीं है देने को, तो और अगर कोर्ट कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो 8,000 आपने पैसे पे किए थे वही 8,000 आपको वापस मिल जाए, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टेट में आ गए, रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस स्टेट, आप उसी प्रीवियस स्टेट में आ गए जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले दोनों की सिचुएशन थी उसी में वापस आया जाए। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ माइनर अग्रीमेंट रेस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। अब देखिए मोहरी बीबी और धर्मोदास केस में ही हुआ है। रेस्टिट्यूशन क्या होता कि वो 8,000 जो माइनर ने लिए थे वो 8,000 माइनर से लेके धर्मोदास घोष के पास वापस आ जाते, लेकिन restitution was not allowed. ठीक है, but restitution, this restitution is allowed if minor fraudulently represent himself as major to enter into an agreement. अगर जो माइनर है उसे पता है और ये लॉ को मिसयूज कर रहा है, ठीक है, कि मुझे पता है मैं माइनर हूँ और मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं तो 20 साल का हूँ, तो वो मेरे को पैसे दे देगा। ठीक है, लेकिन इस केस में, फ्रॉडुलेंट केस में, रिस्टोरेशन विल बी अलाउड। ठीक है, चलिए थर्ड इज बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स आर वैलिड। अब देखिए जिस केस में माइनर को बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट होना चाहिए या हो रहा है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, माइनर ने कहा कि भैया मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप फ्यूचर में मेरे को इंटरेस्ट बढ़ा के इतने पैसे देना। एक माइनर ने अपने एक अंकल को 20,000 रुपए दिए कि अभी आपको जरूरत है, ये लो 20,000 रुपए, फ्यूचर में आप मुझे इंटरेस्ट के साथ में 30,000 दे देना जब आपका काम हो जाए।
अब इस केस में अगर अंकल कोर्ट में केस कर देते हैं कि भैया मेरा तो अग्रीमेंट हुआ है एक माइनर के साथ, तो ये तो वॉइड अब इश्यू है, शुरू से ही इनवैलिड है, तो मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है पैसे देने की। नहीं, वहाँ पे इफ योर अंकल यू आर रॉन्ग, बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। माइनर का बेनिफिट किसमें है कि उसको वो पैसे वापस मिले, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो देख रहे हो आप लॉ किस तरीके से माइनर के फेवर में है, जहां पे भी माइनर का बेनिफिट है उसके लिए वो वैलिड है, जहां पे माइनर का नुकसान है वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब्दुल गफ्फार वर्सेस प्रेम प्यारे लाल। माइनर ने गुड्स डिलीवर किए यहाँ पे प्रेम प्यारे लाल जी को, और प्रेम प्यारे लाल जी ने उनको पैसे वापस नहीं किए। कोर्ट में गया केस, तो वहां पे क्या हुआ, भैया अगर गुड्स डिलीवर हुए हैं तो आप माइनर को पैसे देंगे ही देंगे, क्योंकि इसमें माइनर का बेनिफिट है। सो दोज अग्रीमेंट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर माइनर विल बी वैलिड। क्लियर है? So minor can sue in case of apprenticeship contract but not in contract of service. अब apprenticeship contract क्या है? जहां एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे माइनर कुछ स्किल्स को सीखने के लिए किसी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि भैया हम आपको इतने पैसे देंगे और आप हमें स्किल्स सिखा दीजिए ताकि हमें फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिले, अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी हो। उस केस में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो माइनर कैन sue according to the contract, but in contract of service, for example, contract of service क्या होता है, आपका एक माइनर का किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे और मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा। जैसे कि टीवी पे बहुत सारे बच्चों के शोज होते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्टर है उसने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, उसने मना कर दिया कि भैया नहीं हम नहीं करेंगे, हमने किसी और को हायर कर लिया। क्या आप उस केस में सू कर सकते हो? नहीं, उस केस में आप सू डायरेक्टर को नहीं कर सकते। तो ये जो सू करने वाला जो रेमेडी अवेलेबल है माइनर को, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहाँ पे आप नई स्किल्स सीखते हो और उसके लिए आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। ठीक है, तो ये है बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स आर वैलिड। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो अगर आप मेजर हो गए, मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा व्हेन यू वर द माइनर, ठीक है, अब उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं व्हेन यू आर अ मेजर। मेजर होने के बाद भैया आपने कहा, मतलब आप एंटर किए किसी के साथ में कि भैया जब मैं अभी 2-3 महीने के बाद मेजर हो जाऊंगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा वापस, आप मुझे इतने अभी पैसे दे दो, ठीक है, मेरे को अपने बिजनेस में लगाने। लेकिन इस केस में भी ये, क्योंकि अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो ही है, शुरू में जब वो हुआ है साइन तभी वो एक पार्टी कंपिटेंट नहीं है, तो क्या वो बाद में कंपिटेंट होगा? बाद में अगर वो पार्टी कहती है मेजर होने के बाद भैया मैं दे दूंगी, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सो अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस लेटर नॉट अलाउड। पार्टी मस्ट बी कम्पिटेंट एट फॉर्मेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ अग्रीमेंट। तो जो पार्टीज हैं वो कम्पिटेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट के टाइम पे भी और उसको फुलफिल करने के टाइम पे भी, रेटिफिकेशन के टाइम पे भी। सो इफ माइनर, तो अगर आपने माइनॉरिटी के केस में व्हेन यू आर माइनर यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मेजर होने के बाद में भी वो इफ यू, जब आप माइनर थे तब आपने वो एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में और मेजर होने तक भी आप उसका फायदा ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप गुड्स लेते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, गुड्स लेते हैं पेमेंट करते हैं, तो आपने गुड्स लिए जब आप माइनर थे और उसके बाद जब आप मेजर हो गए आप तब भी गुड्स ले रहे हैं और इस प्रॉमिस पे कि अब मैं सारा का सारा अमाउंट, अब मैं मेजर हो गई हूँ, सारा का सारा अमाउंट मैं आपको इकट्ठा चुका दूंगी। उस केस में यू आर नाउ बिकम रिस्पॉन्सिबल, लायबल टू पे द होल अमाउंट। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड पॉइंट, इफ माइनर कंटिन्यूज टू एंजॉय द सेम सर्विसेज आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी एज वेल एंड promises to pay for the whole, then such promise is valid। क्योंकि आपने ये प्रॉमिस कब किया है? व्हेन यू आर मेजर नाउ, आपने मेजॉरिटी पे जब आप कंपिटेंट हो चुके हैं तब आपने ये प्रॉमिस किया है, तो वो प्रॉमिस जो है वैलिड होगा, चाहे वो प्रॉमिस आपके पास्ट यूसेज पे भी हो जो आपने एज अ माइनर यूज किया है। ठीक है, तो ये कुंदन बीबी वर्सेस श्री नारायण केस को देखिए। एस एक माइनर है, ही रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम के, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ही वाज स्टिल रिसीविंग गुड्स फ्रॉम के एंड एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड फॉर पेइंग द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर
अगर वो एस पे नहीं करता है मिस्टर के को, सो के कैन सू हिम एंड टेक लीगल रिकोर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है नो एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब है यू आर प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम आर्ग्यूइंग समथिंग। ठीक है, सो इफ माइनर हैज मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज ही कैन नॉट बी मेड टू रिपे मनी विच ही हैज स्पेंट। तो अगर एक माइनर ने अपनी एज गलत बता के भी आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके आपके साथ पैसा ले लिया, तो उस केस में भी आप उससे पैसा वापस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नो एस्टॉपल इज अलाउड। अब ये फिर और देखिए माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अब देखिए कोई इंसान अगर एक माइनर को, सपोज किसी माइनर के पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में गुजर गए, अब कोई और फैमिली मेंबर या कोई और रिलेटिव उनको नेसेसरी सप्लाइड करता है, खाना देता है, उनके रहने पीने का, खाने पीने का, एजुकेशन का सारा खर्चा उठाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद उस माइनर के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसे वो भी यूज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो क्या उस प्रॉपर्टी पे कुछ हिस्सा उस पर्सन को मिलेगा जो उसे नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है? यस, मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, ओके, बट ओनली रीजनेबल अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। ऐसा नहीं कि जो प्राइस अग्रीड हुआ था। फॉर एग्जाम्पल माइनर कहते हैं कि भाई आप मेरा ध्यान रखो, जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा प्रॉपर्टी सेल करके आपको 2 करोड़ रुपए दे दो। एक्चुअल में जो नेसेसरी सप्लाइड हुई हैं वो सिर्फ 1 करोड़ अमाउंट की हुई हैं। तो ओनली रीजनेबल अमाउंट कैन बी रिकवर्ड, नॉट द अग्रीड अमाउंट। तो अग्रीड हो सकता है कम हो, ज्यादा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जितना रीजनेबल अमाउंट होगा, जितना गवर्नमेंट को लॉ को लगेगा सही है, सिर्फ उतना ही यू कैन रिकवर फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी एंड ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। उसकी कोई पर्सनल एसेट से आप नहीं ले सकते हो, तो पर्सनली वो लायबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से आप वो पैसा क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ओके, माइनर एज पार्टनर ऑफ फर्म। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म में आपने किसी माइनर को मेंबर बनाया, पहली चीज तो आपको ये बनाना नहीं चाहिए। अगर आपने उसे पार्टनर बनाया है तो पहली चीज है कि सारे पार्टनर इस चीज पे अग्री करें कि यस अ माइनर विल आल्सो बी अ मेंबर ऑफ दिस फर्म, अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। तो इसमें जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि देखो अगर आपने मेंबर को पार्टनर बनाया है तो उसका कोई भी लॉस नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट का ही पार्ट होगा, ना कि किसी लॉस का। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से लॉ माइनर के फेवर में अपने आप को हर जगह मोल्ड करता है। ठीक है, तो माइनर अगर आप पार्टनर है तो सारी लॉसेस सब पार्टनर्स के, लेकिन बेनिफिट माइनर का भी है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अगर एक माइनर पार्टनरशिप में है, पार्टनर है, और उस पार्टनरशिप के दौरान ही वो मेजर हो जाता है, तो उसके पास 6 महीने का टाइम है डिसाइड करने के लिए कि वो क्या करना चाहता है। या तो पार्टनर बन के रहना चाहता है, ठीक, पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, वो भी ठीक, फर्म छोड़ना चाहता है तो वो भी ठीक। तो उसे डिसाइड करना है विद इन 6 मंथ। और अगर 6 महीने में डिसाइड नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट कि यस ही इज नाउ अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। ठीक है, तो ये है माइनर एज पार्टनर ऑफ फर्म। नाउ माइनर एज एजेंट, ही कैन नॉट बी, अगर आप एक माइनर को अपना एजेंट बनाते हैं, ठीक है आप बना लीजिए, बट उसका कोई रिस्क नहीं होगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी एज एन एजेंट, सो ही कैन नॉट बी पर्सनली लायबल, कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल इन केस ऑफ ब्रीच। तो अगर आप कुछ गलत भी काम करते हैं तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि एजेंट। ठीक है, और इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे लॉ ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी में। ठीक है, next is minor cannot be adjudged insolvent. माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। अब देखिए इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो इंसान होता है जिसके ऊपर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। मेरे ऊपर सपोज मैंने अपनी एक स्कूटी है मेरे पास और मैंने उसको ईएमआई पे ले रखा है, और अगर किसी टाइम पे मैं अपनी ईएमआई चुका नहीं पाती तो मेरे ऊपर बैंक केस कर सकता है। तो मेरे ऊपर क्या केस होगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुकी हूँ, मेरा दिवालिया निकल चुका है, मैं अपनी उधारी को भी पैसे वापस नहीं कर पा रही, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो एक माइनर को कभी भी आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर, उसके ऊपर पर्सनली कोई भी क्लेम नहीं कर सकता उसकी एसेट्स के ऊपर।
ठीक है, तो अगर कोई नेसेसरीज में से प्रोवाइड कर रहा है तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, नॉट ही हिमसेल्फ। तो पर्सनल उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, तो वो कभी इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, मतलब जब तक वो माइनर है। ठीक है, so laws relating to minors agreement, next is contract entered into by minor and adult jointly। अब देखिए, दो लोग मिलके एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक पार्टी है कोई एडल्ट और दूसरी पार्टी है माइनर प्लस एडल्ट। ठीक है, तो दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एडल्ट के ऊपर आएगी। उस एक पार्टी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एडल्ट के ऊपर आएगी, बेनिफिट दोनों के होंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी विल बी ऑफ एडल्ट ओनली, फुल लाइबिलिटी विल बी ऑन एडल्ट। तो अब देखिए रिस्क सबसे ज्यादा एडल्ट का हो जाएगा। तो देखिए आप लॉ फिर से यहाँ पे माइनर के केस में किस तरीके से टिल्ट हो रहा है, हर जगह पे माइनर को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो गारंटर फॉर अ माइनर, अब एक माइनर के लिए कोई गारंटी लेता है कि भैया आप इसे इतना पैसा दे दो, इसे जॉब दे दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो उस केस में भी क्या होगा, जो अगर कुछ गलत करता है वो माइनर, तो आप कोर्ट में किसके खिलाफ केस करोगे, गारंटर के खिलाफ। तो माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई लायबिलिटी नहीं होगी, किसकी होगी, गारंटर की। ठीक है, पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। अब माइनर के पेरेंट्स, क्योंकि एक माइनर ने सपोज कोई गलत किया है या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है या किसी के पैसे मार लिए, तो उस केस में पेरेंट्स की पोजीशन ये होगी। देखो पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे माइनर की एक्टिविटी के लिए, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होंगे, इफ द माइनर एक्ट्स एज देयर एजेंट। अगर वो जो माइनर है पेरेंट्स का एजेंट बन के काम कर रहा है तो उस केस में पेरेंट्स लायबल होंगे, अदरवाइज पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर द ब्रीचेस ऑफ फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ माइनर्स। ओके, नेक्स्ट इज माइनर एज शेयर होल्डर। देखिए पहली चीज तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है अगर शेयर होल्डर कंपनी डिसाइड करे तो, बट द कंपनी हैज टू डिसाइड। वो कंपनी उसे मना भी कर सकती है माइनर को कि भैया तुम नहीं बन सकते, हम तुम्हें शेयर देने से मना करते हैं। दूसरी चीज, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स के लिए, जहां पे आपको 2 रुपए और कॉल मनी की तरह पैसे नहीं देने, शेयर परचेज नहीं करना। तो फुली पेड अप शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए अभी दो और शेयर होल्डर बन जाओ, तो उस केस में आप शेयर होल्डर बन सकते हो, एंड दैट टू थ्रू योर गार्जियंस। तो गार्जियन के थ्रू यू कैन बिकम अ शेयर होल्डर, बट ओनली फॉर फुली पेड अप शेयर्स। अगर कोई माइनर कुछ ऐसा सिविल रॉन्ग करता है जिसे टॉर्ट्स बोलते हैं, तो उसके लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी खराब कर दी उसने, जानबूझ के गाड़ी तोड़ दी, तो ये सिविल रॉन्ग है, तो उस केस में भी क्या होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अगर वो खुद से कुछ ऐसा गलत काम करता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज लॉ कोशिश करता है उसे प्रोटेक्ट करने की। सेकेंड कैटेगरी थी पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि देखिए इसमें मीनिंग पढ़ते हैं, अनसाउंड माइंड लोग किसको कहते हैं, किन लोगों को कहते हैं कि दे आर ऑफ अनसाउंड माइंड। फर्स्ट इज दे आर इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड, जो कुछ समझने के लिए कैपेबल ही नहीं है, दी दोज पीपल आर नोन एज पीपल ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पहली चीज। दूसरी चीज है दे आर अनेबल टू मेक अ रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन क्या होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है आप उसे ही चुनेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद है आप उसे चुनेंगे। लेकिन द पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर इनकैपेबल टू मेक अ रैशनल डिसीजन। तो ये दो क्वालिटीज हैं, अगर आप अपने लिए जो अच्छा है वो डिसाइड कर सकते हो, चीज़ों को समझते हो, तो यस आप एक साउंड माइंड के इंसान हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, अब ये अनसाउंड माइंड क्या हो या नहीं हो, कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ से बचने के लिए, अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से बचने के लिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं इसमें क्या है, हम तो अनसाउंड माइंड के हैं। बहुत लोग इस क्लॉज का मिसयूज कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया है, कोर्ट ने कहा है कि कौन डिसाइड करेगा कौन सा पर्सन कितने अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है, और उसी के बाद फिर उनके बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब सेक्शन 12 क्या कहता है, अ पर्सन
who is usually of unsound mind but occasionally of second sound mind may make a contract when he is of sound mind. तो एक पर्सन जो कि ज्यादातर अनसाउंड माइंड के स्टेटस में रहता है और कभी कभी उसे होश आता है, कभी कभी साउंड माइंड से काम करता है, तो उस केस में उस थोड़े से टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सेकेंड चीज, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, तो एक इंसान है जो ज्यादातर साउंड माइंड में रहता है बट ओकेजनली he got drunk and occasionally of unsound mind, कभी कभी अनसाउंड माइंड का भी हो जाता है. मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही हैज द लिक ऑफ व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. तो अगर एक पर्सन जो नॉर्मली साउंड माइंड में रहता है कभी कभी वो क्या है अनसाउंड माइंड का हो गया, किसी ने कभी ज्यादा ड्रिंक कर ली, उस अगर नशे की हालत में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, वो उसके लिए उसको अनसाउंड माइंड का माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब अनसाउंड माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो इडियोसी. इडियोसी का मतलब होता है इडियट्स. इडियोसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कि जन्म से ही जिसका माइंड फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है परमानेंटली, इस माइंड इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज और बेसिक फंक्शन, उसे बोलते हैं इडियोसी, इडियट. ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी है ल्यूनेसी और इंसैनिटी. जो पर्सन किसी मेंटल डिसीज की वजह से अभी रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है उसको बोलते हैं ल्यूनाटिक और इनसेन. ठीक है, सो इट इज ड्यू टू मेंटल इलनेस. तो ये क्या होता है, इडियोसी बाय बर्थ होता है, इंसैनिटी बाय डिसीज होता है. ठीक है, सो डिसीज ऑफ ड्यू टू डिसीज ऑफ ब्रेन और ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू सम इलनेस ऑफ मेंटल disorder you become a person of unsound mind. Third, again, when you are in the स्टेट ऑफ ड्रंकननेस और इंटॉक्सिकेशन, जब आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग हो चुके हैं, तो भी यू विल कंसिडर एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑन फॉर दैट पीरियड. हिप्नोटिज्म, अगर आपके दिमाग पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है आपको, तो भी आपको अनसाउंड माइंड का पर्सन डिक्लेयर किया जाएगा. मेंटल डिके, with the passage of time or with the passage of age mental health become got decay. ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, तो उस केस में भी दैट दोज पर्सन्स आर कंसिडर्ड एज ऑफ अनसाउंड माइंड. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऐसे पर्सन ने एंटर करे हैं विच आर ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उनके क्या क्या नेचर है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो पढ़ते हैं इस स्लाइड में. फर्स्ट इज बर्डन. किसको, अगर सपोज किसी एक पर्सन ने प्रूफ केस किया है कि ये जो पर्सन है अपने आप को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करता है और इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब बताओ ये क्या किया है. उस केस में whether you are of unsound mind or not, it is on you to decide or you to prove the court. तो जो पर्सन अपने आप को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करना मानता है उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमें अनसाउंड माइंड के और हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं है. ठीक है, तो उस प्रूफ को द बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर फॉल करता है, इट लाइज द पार्टी हु सेट्स अप सच डिसेबिलिटी. तो जो डिसेबल है उसके ऊपर ये बर्डन पड़ता है प्रूफ का कि आप यूज करो, आप बताओ दैट यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. थर्ड कैटेगरी इज हाउ द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड. अग्रीमेंट, ये वाले अग्रीमेंट जो है किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, जो कि जिसमें एक पार्टी पर्सन नॉर्मल पर्सन है, दूसरा क्या है अनसाउंड माइंड. तो सेम एज दैट विद द माइनर. सो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर ट्रीटेड लाइक मैन्स ऑफ ट्रीटेड एज अग्रीमेंट्स लाइक विद माइनर्स. ठीक है, तो उनको भी सेम स्टेटस मिलता है. दे आर ऑल्सो वॉइड एंड इनऑपरेटिव, दे ऑल्सो डिराइव बेनिफिट फ्रॉम इट एंड देयर ओनली देयर प्रॉपर्टी इज liable for necessary supply to him.
not any other thing. तो थर्ड कैटेगरी हम कर चुके हैं. लास्ट कैटेगरी विल बी पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ओके, तो किस किस को लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया है कि नाउ यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परमानेंटली और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो फर्स्ट इज एलियन एनिमीज. देखिए, लॉ की नजरों में एलियन एनिमीज किसको बोलते हैं? विच आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री. तो कोई पाकिस्तान से, कोई नेपाल से, कोई रशिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई पेरिस से. सो दे विल बी नोन एज पर्सन्स फ्रॉम एलियन कंट्री. अब एलियन एनिमी किसे कहते हैं? एनिमी तो देखिए दुश्मन होता है. तो जब भी किसी कंट्री के साथ में हमारी वॉर छिड़ जाती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में हम ऑलरेडी वॉर कर चुके हैं. तो जिस टाइम पे वॉर चल रही होती है तो उस टाइम पे दोज कंट्री मेंबर्स, दोज कंट्री सिटीजन्स आर डिक्लेयर्ड एज एनिमी सिटीजन्स. ठीक है, दुश्मन है हमारे, तो उनके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, देखिए इनके साथ में भी अगर ये कोई लॉ को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो भी इनको बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है. फॉर एग्जांपल वियना कन्वेंशन ऑफ 1961, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. सो all the foreign sovereigns and ambassadors enjoy the diplomatic immunity from Vienna Convention 1961. Okay, in case you are a convict means you are imprisoned in jail for some crime. So in that case also convict do not get the right to enter into a contract. ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी. देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक अपना मेमोरेंडम होता है जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करेगी. ठीक है, तो उसमें सारे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, किस चीज़ पे साइन कर सकते हैं, किस तरीके से वो चीज़ एसेट इनकी हो जाएगी. एवरीथिंग इज गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So in case of joint stock company, the persons who the company is disqualified by law to enter into any contract which is not in the which is not there in the MOA of the JSC. Now the statutory company. Statutory companies are those companies which are created by a particular statute. For example, there is a RBI Act. So there is not an act for all the central bank. There is only one RBI, and the act is particularly catering to the needs of RBI. ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टैट्यूटरी कंपनी. तो स्टैट्यूटरी कंपनी भी के भी क्या राइट्स और पावर्स होंगी? इट कैन ओनली इनटू दोज अग्रीमेंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट. ओके, now declared insolvent. So any person who has been declared insolvent is disqualified by law to enter into any contract. ठीक है, तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्री कंसेंट चैप्टर. तो आपको अगर कैपेसिटी टू पार्टनर्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ये स्टूडेंट्स,
Nidhi, then that person is a minor, then the contract will be void ab initio. नहीं नहीं Ritika, when what is your question? What is when someone enter in contract, he is a minor but now he is major, will contract be valid? नहीं, तब वो valid नहीं होगा। अगर आप still major होने के बाद भी services ले रहे हो second person से और उसे आप कह रहे हो कि हाँ भैया हम पूरा आपको पे कर देंगे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप अभी भी सर्विसेज ले रहे हो। अगर आप अभी सर्विस नहीं ले रहे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आप माइनर थे, अब आपको लगता है कि अब आपको चुकाना चाहिए, तो वो क्योंकि वो उसी पॉइंट से वॉइड हो जाता है जब आप उसे एंटर करते हो, तो वॉइड ही रहेगा मेजर होने के बाद भी। ठीक है रितिका? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है विशाल? रेस्टिट्यूशन का मतलब है उस स्टेज पे वापस आ जाना जो आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे। ठीक है, तो सपोज एक पार्टी ने आपको कुछ दिया है, दूसरी पार्टी ने वो चीज को नहीं किया है, तो कोर्ट के पास दो चीजें हैं करने को। या तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन से उस स्टेज पे वापस ले जाओ आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे, या तो आपको रेमेडी अवेलेबल कराए कि भैया सेकंड पर्सन ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। तो सपोज सेकंड पर्सन का कमिटमेंट था कि आप उसे 2 लाख देंगे, इस पर्सन ने आपको 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो कोर्ट कहेगा कि आप उसे 2 लाख रुपए दो। ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन नहीं है, आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे जहां आप पहले थे। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप जिस स्टेज में थे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने कहा कि मैं दूसरे पर्सन को घर अपना ट्रांसफर कर दूंगा, बजाय वो मुझे उसके बदले में 10 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, कोई एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, सपोज इस पार्टी ने अपना घर उसके नाम पे कर दिया ऑन पेपर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले इस पार्टी के पास अपना घर था, इस पार्टी के पास अपने पैसे थे, तो उन दोनों को उसी स्टेज पे वो वापस ले आएगा जहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे। ठीक है, तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। उस स्टेज पे उन पर्सन दोनों लोगों को पार्टीज को वापस लेना जहां वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे, जो उनका स्टेटस उस टाइम पे था वही स्टेटस उनको वापस दे देना। ठीक है, मैं तो आप किसी और बुक को भी रेफर करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए सोनम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अप्रेंटिस क्या होता है, आप किसी के अंडर काम करते हैं कुछ नई स्किल सीखने के लिए, नया टैलेंट सीखने के लिए। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप उसको एज एन इंटर्न आप किसी के अंडर काम करते हैं नई स्किल सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो आप इसमें केस में सू कर सकते हो, माइनर के ऊपर, माइनर को ये पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये उसके बेनिफिट के लिए है। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर्स, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में जॉब मिलने में आसानी होगी। ठीक है, रजनी जगोटा इज द नेम ऑफ द बुक, कुमारी सोनाली। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नितेश कुमार का क्वेश्चन है, अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज आर वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। ये वैलिड क्यों होगा? देखिए वैलिड क्यों होगा, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट आप अब साइन कर रहे हो, पहले आपको किसी ने सर्विसेज दी थी, बदले में आपने उसे कुछ नहीं दिया, उसकी वॉलेंटरी सर्विसेज थी, लेकिन अब आप चाहते हो उसे रीपे करना, क्योंकि शायद वो आपका दोस्त है या कोई रिलेटिव, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, आपकी उसकी आज की पास्ट सर्विसेज की वजह से आप उसे अब कॉन्ट्रैक्ट अब उसे कंपनसेट करना चाहते हो, पैसे वापस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ देना चाहते हो उसे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, भला इंसान है। ठीक है, तो आप अब एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि भैया आपकी जो पुरानी आपने मुझे सर्विसेज दी थी उसके बदले में मैं आपको ये चीज देना चाहता हूँ, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
आप अभी कोई कंसिडरेशन आपको नहीं मिल रहा, अपने पुराने सर्विसेज से खुश होके आप उसे अभी कंपनसेट करना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि बाय कॉन्ट्रैक्ट है। बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स रोहित कुमार वो अग्रीमेंट्स होंगे जो बेनिफिशियल है माइनर के लिए। देखिए, दो लोग एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें से एक पार्टी माइनर है। अब या तो उस माइनर को उस अग्रीमेंट से कुछ नुकसान होगा क्योंकि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ लेना देना कर रही है। कंसिडरेशन में चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक पार्टी भी कुछ दे रही है, प्रॉमिस कर रही है, दूसरी पार्टी भी बदले में कुछ देगी। अब जब ये केस कोर्ट में गया उस टाइम पे माइनर लॉस में था, मतलब माइनर को जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, ठीक है। उस केस में उसे बेनिफिट दिलाने के लिए वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अब सेकंड केस यहाँ पर है, ये केस कोर्ट में तब गया जब माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। माइनर बेनिफिट उठा चुका है बट माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उसने दूसरी पार्टी को कंपनसेट नहीं किया। उस केस में ये अग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया रोहित? माइनर की लायबिलिटी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी, उसके ऊपर उसकी अपनी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का सवाल ही नहीं होता सोनम, ठीक है। रीजनेबल अमाउंट जो कि जायज पैसे होंगे गुलजार, कोर्ट डिसाइड करेगी, नॉट फॉर ऑल सेक्शंस। व्हेन यू सील द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको आइडिया हो जाएगी कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके उत्सव। तो अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं तो हम लास्ट हमारा टॉपिक बचा है वो भी स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, ठीक है, डाउट सेशन के बाद। सो दिस इज चैप्टर 5 विच इज अबाउट द फ्री कंसेंट। देखिए बस आप ये पिक्चर को देखिए, इसमें दो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और दोनों ही बहुत खुश हैं, मतलब दोनों अपनी मर्जी से बिना किसी फोर्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब है अप्रूवल, अग्रीमेंट। सो कंसेंट होना चाहिए और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में हाँ कहा है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हूँ, मेरा अप्रूवल है। तो क्या ये अप्रूवल किसी के फोर्स में तो नहीं है, ठीक है, किसी चीज को कोई किसी की धमकी के कारण तो मैंने उसे कंसेंट नहीं दिया है। तो ये चीजें देनी है। अगर ये कंसेंट फ्री है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कंसेंट मेरी फ्री नहीं है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट इज नेसेसरी, फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी करानी है, उसे लीगली बाइंडिंग करना है, तो वहां पे सबसे जरूरी है कि फ्री कंसेंट हो। कंसेंट तो है, कंसेंट है तभी तो दो लोग एंटर करे हैं, लेकिन वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। मतलब एक फोर्स नहीं है मेरे पीछे, या फिर किसी ने मेरे को गन पॉइंट पे रख के नहीं कहा कि तुम्हें साइन करना ही है, तुम अपना घर मुझे बेचना ही है, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा या वाइफ को किडनैप कर लूंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है, फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो अगर
अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो आपकी कंसेंट के साथ आपकी कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है फ्री कंसेंट का? दैट बोथ द पार्टीज अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो दोनों जो पार्टी हैं एक ही चीज पे अग्री करती हैं और एक सेम सेंस में अग्री करती हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट क्लास में भी दिया था। देखिए, एक पर्सन कुछ और कह रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और समझ रहा है, तो वहां पे सेम सेंस नहीं मैच हो रही, सेंस मैच नहीं हो रही, तो वहां पर भी कंसेंट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज 2 कार्स, एक कोई हैचबैक है, कोई सीडान है। ठीक है, अब जो पर्सन है वो अपनी हैचबैक कार को सेल करना चाहता है, दूसरे पर्सन को लगा कि उसको सीडान अपनी सेल करनी है, तो वो जो बात कर रहा है सीडान को लेके बात कर रहा है, ये पर्सन है हैचबैक को लेके बात कर रहा है। तो इस केस में बोथ पर्सन्स आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। उन्होंने दोनों ने बात तो की है लेकिन सेम सेंस में बातों को नहीं समझा है दोनों ने, तो यहाँ पे एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। तो अगर कंसेंट नहीं है और फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अराइज ही नहीं होगा। नाउ अ फ्री कंसेंट की डेफिनेशन क्या है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अब ये देखिए, सेक्शन 14 कंसेंट को डिफाइन करता है, फिर सेक्शन 5 कोअर्जन को 15, 16, 17, 18 इस तरीके से सेक्शंस आगे चलते रहेंगे। ठीक है, सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को हम कहेंगे कि ये फ्री कंसेंट है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब ये किसी इन कारणों की वजह से नहीं है। तो पहला कारण क्या है? कोअर्जन, किसी का दबाव है, किसी का अनड्यू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। ठीक है, कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। तो इनको हम अलग अलग पॉइंट में पढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब क्या है? कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। तो जो भी लॉ, इंडियन पीनल कोड को आप लॉ भी समझ सकते हैं सिंपल टर्म्स में। तो ऐसा कोई चीज जिसको आपने कमिट किया है या फिर आपने धमकी दी है कि आप उसे कमिट करेंगे, कौन सी चीज? जो कि लॉ लीगल नहीं कहता, मतलब जिसको लॉ प्रोवाइड नहीं करता, जिसको लॉ ने फॉरबिडन कर रखा है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो या तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, या फिर उसे धमकी दे रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। ठीक है, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, तो ये उससे इस पर्सन को नुकसान हो रहा है, सेकंड पर्सन को। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। और आप ये धमकी या फिर आप ये कमिटमेंट क्यों कर रहे हो चीजें? ताकि सामने वाला पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अगर ये सारी चीजें हैं तो मतलब यू आर यूजिंग कोअर्जन, तो आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे? अगर कोअर्जन का यूज किया गया है कंसेंट के लिए, फ्री कंसेंट नहीं है बिकॉज ऑफ कोअर्जन, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, जिसकी कंसेंट, जिसको धमकी दी गई थी, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, मान ले कि चलो अब हो गया तो हो गया, या तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दे, या तो उसे मान जाए या तो उसे खत्म कर दे, रिजाइन कर दे। ठीक है, so when force is used for consent then coercion is said to be used। तो सिंपल टर्म्स में coercion का मतलब है when you are using force for getting the consent of the second party। ठीक है, तो आप फोर्स का यूज कर रहे हो सेकंड पार्टी कंसेंट, उसकी कंसेंट लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे यू आर यूजिंग कोअर्जन। अब देखिए, ये जो सारे फीचर्स हम कोअर्जन के पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे इसी डेफिनेशन से आएंगे। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, यही हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें। तो आप कमिट कर रहे हैं कि आप या तो आप धमकी देते हैं या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, फॉरबिडन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को किडनैप करना इज फॉरबिडन बाय लॉ। आप किसी को किडनैप नहीं कर सकते, किसी को डिटेन नहीं कर सकते इललॉफुली, इलीगली। ठीक है, तो आपने कहा है कि भैया आपने मिस्टर एक्स, यू आर मिस्टर एक्स, आपने मिस्टर वाई को कहा है कि आपका बेटा मेरी कस्टडी में रहेगा जब तक आप अपना घर मुझे सेल नहीं कर देते। तो ये क्या है?
अब यहाँ पे वो बेचारा एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, आपका अपना घर सेल करेगा या फिर आपका बहुत सारा पैसा देगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन क्या उसकी कंसेंट है? हाँ, उसने अग्री करा है, कंसेंट है, बट क्या उसकी कंसेंट फ्री है? नहीं, वो बिकॉज ऑफ अ थ्रेट और द थ्रेट ऑफ द लाइफ ऑफ हिज सन ही हैज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड भी डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, द अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। आप किसी प्रॉपर्टी को, किसी सेकंड पर्सन की प्रॉपर्टी को या तो अपने पास रख लेते हैं, उसे धमकी देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी वापस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, ठीक है, और आपने उसे धमकी दी है कि जब तक आप मुझे 50,000 रुपए वापस नहीं कर देते। सपोज आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, बिजनेस में नुकसान हो गया है और अब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आपने उसके घर पे कब्जा कर लिया है कि भैया ये घर अब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब आप मुझे ये नुकसान का पैसा जो तुम्हारे किसी गलत डिसीजन की वजह से हुआ, जब तक तुम मुझे ये वापस नहीं कर देते। तो यहाँ पे क्या ये चीज वैलिड होगी? यहाँ पे कोअर्जन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। प्लेस ऑफ कोअर्जन इज इमैटेरियल। अब देखिए यहाँ पे कोअर्जन कहाँ पे हुआ ये मैटर नहीं करता, कोअर्जन की कंप्लेंट आप कहाँ पे कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप कोअर्जन की कंप्लेंट इंडिया में कर रहे हो तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपके पास सारा वो कोर्ट की रेमेडी अवेलेबल होगी, लेकिन ये कोअर्जन कहाँ पे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से कहीं किसी कंट्री में बिजनेस डील पर सपोज हांगकांग चले गए, ठीक है, वहां पे अब आपको धमकी मिली है कि जब तक आप ऐसा नहीं करते आपका घर या आपकी बीवी हमारे कब्जे में रहेगी, आपके बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे, किडनैप कर रखा है आपको। तो उस केस में क्या होगा? आपने इंडिया आए और आपने उस पर्सन के ऊपर केस कर दिया, तो यहाँ पे कोअर्जन के ऊपर आप केस की रेमेडी कोर्ट से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कोअर्जन हुआ है, जहाँ पे फोर्स का यूज हुआ है, वहां पे वो प्लेस मैटर नहीं करती। प्लेस कौन से मैटर करती है? जहाँ पे आपने कोर्ट केस किया है, ठीक है। सो कोअर्जन मे बी फ्रॉम द पार्टी टू द अग्रीमेंट और अ स्ट्रेंजर। तो थ्रेट का यूज कोई भी कर सकता है, धमकी का यूज, फोर्स का यूज कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्रीमेंट हुआ है ए और बी में, धमकी मिली है सी ने कहा है कि तुम्हें मेरे बेटे को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाना पड़ेगा, बदले में हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। बी ने मना कर दिया, तो अब कंपनी जो ए ने कहा है भैया, वो अब धमकी देने लगे कि भैया अब तुम्हें तो ये एंटर करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दिया जाएगा, इस तरीके की कोई धमकी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कोअर्जन है वो यूज किया है मिस्टर ए ने। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? बी और सी के बीच में। पार्टनर बनाना है सी को, बनाना किसे है? बी ने। बी की पार्टनरशिप फॉर्म में सी को पार्टनर बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ लॉ किसके बीच में हो रहा है? बी और सी के बीच में। धमकी कहाँ से मिल रही है? मिस्टर ए से। तो कोअर्जन मे बी फ्रॉम एनी पार्टी, ठीक है। कोअर्जन मे बी डायरेक्टेड एट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट और अ स्ट्रेंजर। अब देखिए, कोअर्जन किसी के लिए भी हो सकता है, या तो जो पार्टी एंटर कर रही है उसके लिए भी, या उसके किसी और रिलेटेड पर्सन के लिए, या उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को धमकी देते हैं कि आप उसकी कार खरीदना चाहते हैं, आप 50,000 में उसे कार दो, नहीं तो वो आपकी कार चोरी हो जाएगी या उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोअर्जन इज डायरेक्टेड टू द पार्टी। अब यही केस हम दूसरा कोई लेते हैं कि भैया आप अपनी कार मुझे आपको सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बदले में आपको आपके बच्चा जो है मैंने किडनैप कर लिया, इस तरीके का फोर्स आपने यूज किया। तो यहाँ पे कोअर्जन इज डायरेक्टेड एट द पार्टीज सन, ठीक है। पार्टी के ऊपर नहीं है, थर्ड पार्टी के ऊपर है, जो कि उस पार्टी का सन है, उस पर्सन का सन है, ठीक है, बेटा है। तो यहाँ पे कोअर्जन इन बोथ द केसेस, कोअर्जन कौन अप्लाई कर रहा है मैटर नहीं करता, वो पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, वो मैटर नहीं करता। कोअर्जन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या वो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बोथ केसेस में, हर केस में कोअर्जन एप्लीकेबल होगा। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अब कोअर्जन फोर्स यूज क्यों किया गया है, धमकी क्यों दी गई है?
थ्रेटन क्यों किया गया है? क्योंकि आप चाहते हो कि सेकंड पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, ठीक है? तो ये है फीचर्स ऑफ कोवर्जन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं जब कोवर्जन का यूज होता है? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। तो जिसकी कंसेंट कोवर्जन से ली गई है उस पार्टी के पास अभी ऑप्शन है, अगर कोर्ट में केस जाता है, टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एज वेल एज वैलिड। तो ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है? सेकेंड इज, अब ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा जिसकी कंसेंट ली गई है कि हाँ भैया मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया है, ठीक है? तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि सामने वाली पर्सन को। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन इफ अग्रीव्ड पार्टी ऑप्ट्स टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, चाहे एक पर्सन ने कहा है कि भैया तुम्हें मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी, नहीं तो भैया तुम्हारी कार को मैं चकनाचूर कर दूंगा या इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम भी यूज नहीं कर पाओगे, ये धमकी मिली है। अब क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि भैया उस बंदे ने कहा है तुम मुझे अपनी कार दे दो, बदले में मुझसे 50,000 रुपए लो, ठीक है जी। अब वो बच्चा, सामने वाला बंदा तो बेचारा डरा हुआ है कि चलो 50,000 तो आएंगे, दे देते हैं। अब उसने कार दे दी, अब या फिर उसको 50,000 रुपए मिल गए। अब उसने क्या करा, अब उसे 50,000 मिल गए, उसने चालाकी दिखाई, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद लॉ ने कहा, कोर्ट में कहा, जज ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी अलाउड इफ द अग्रीव्ड पार्टी हैज टेकन सम बेनिफिट। मैं गरीब पार्टी हूँ, मुझे धमकी मिली है, मुझे वो पैसे मिल चुके हैं, मेरे को बेनिफिट मिल चुका है, और अगर मैं चूज करती हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ तो पुरानी सिचुएशन को वापस रिस्टोर करा जाएगा। पुरानी सिचुएशन क्या थी, उस पर्सन के ऊपर पास अपने 50,000 थे, मेरे पास अपनी कार थी, तो वही सिचुएशन वापस आ जाएगी, मेरे को अपनी वापस कार मिल जाएगी, उसको मैं 50,000 वापस दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी अलाउड इफ द अग्रीड पार्टी ऑप्ट्स टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिजाइन का मतलब है मैं उसे कैंसिल करना चाहती हूँ, उसे वॉइड डिक्लेयर करना चाहती हूँ, तो खत्म करना चाहती हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो पुराना प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी अलाउड, ठीक है जी। तो ये चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मतलब ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्राइडे, विच इज ऑन फ्राइडे 14th। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।